हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 2019 के प्री के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में सिविल इंजीनियरिंग का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए एक क्वेश्चन है, जिसका हम लोग डिटेल में जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, आप देख सकते हैं कि ए हाइड्रोलिक जंप इन ए कंट्रोल मीटर विल बी फॉर्म्ड एबव द कंट्रोल इफ इट्स ओरिजिनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलिक जंप का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप जो होता है मतलब कब जो होता है वो ओकर्स होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप ओकर्स व्हेन ए सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम मीट्स ए सब क्रिटिकल स्ट्रीम ऑफ सफिशिएंट डेप्थ। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन बनता है तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो जो है फॉर्म होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप्स जो होता है ये कब होता है, जब आपका जो डेप्थ होगा वो सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल होगा। ठीक है, तो इसको जब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी जो होगा मतलब नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू जो होगा क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेप्थ जो होगा नॉर्मल डेप्थ इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ होगा। ठीक है, यही होगा ना। तो जब नॉर्मल डेप्थ इक्वल टू क्रिटिकल डेप्थ होगा तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि जो एफ आर होगा यानी कि फ्रॉड नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब फ्रॉड नंबर 1 के बराबर होता है तो क्या होगा, जो हमारा फ्लो होगा वो होगा क्रिटिकल। ठीक है, जब हमारा कंडीशन ये बनेगा कि जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो जो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि नॉर्मल डेप्थ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, फ्रॉड नंबर जो होगा एफ आर की वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तब हमारा जो वो फ्लो होगा वो होगा सब क्रिटिकल फ्लो। जब तीसरा कंडीशन क्या बनता है हमारा कि नॉर्मल वेलोसिटी यानी कि वी एन जो होगा वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो डेप्थ है नॉर्मल डेप्थ वो हो जाएगा हमारा लेस देन हो जाएगा क्रिटिकल डेप्थ से। जब ऐसा कंडीशन होगा तो फ्रॉड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो हमारा फ्लो होगा वो होगा क्या होगा, फ्लो जो होगा वो हमारा सुपर क्रिटिकल होगा। क्या होगा, सुपर क्रिटिकल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि डेप्थ इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, डेप्थ इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। जो हाइड्रोलिक जंप कब ओकर होता है, जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की ओर जब हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है फ्रेंड कि द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का थ्योरी है वो किस एजम्पशन पे जो है बेस्ड है। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो कंसेप्ट था फर्स्ट टाइम वो 1932 के अंदर आया था, और कौन दिया था, उनका नाम था मिस्टर एल के शेरमैन। इन्होंने ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो है कंसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस occurring uniformly over the basin and at a uniform rate for a specified duration। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो 1932 के अंदर जो है मिस्टर एल के शेरमैन जी ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इनमें कुछ जो है एजम्पशन यूज किया गया था। तो कौन कौन से एजम्पशन था, तो पहला एजम्पशन जो इन्होंने लिया था वो था कि टाइम इनवेरिएंस। ठीक है, टाइम इनवेरिएंस का मतलब ये होता है कि जब मतलब द रन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन ड्रेनेज बेसिन ड्यू टू ए गिवन इफेक्टिव रेनफॉल shall always be the same irrespective of the time of its occurrence। ठीक है, यानी कि the run of response of a basin to a given effective rainfall is assumed to be टाइम इनवेरिएंट। और दूसरा जो एजम्पशन था वो था लीनियर रिस्पॉन्स। इसका मतलब यह होता है कि द डायरेक्ट रन ऑफ रिस्पॉन्स टू ए रेनफॉल एक्सेस इज एज्यूम्ड टू बी लीनियर। ठीक है, और भी कई सारे इनके एजम्पशन थे, वो इस तरह थे कि जो तीसरा हमारा एजम्पशन था वो था इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कैचमेंट। ठीक है, जो हमारा कैचमेंट होता है, ठीक है, वो हम लोग मान के चलते हैं कि पूरे कैचमेंट एरिया में जो रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसके बाद जो चौथा हमारे पास एजम्पशन है वो है कि द रेनफॉल इंटेंसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टॉर्म पीरियड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या है, रेनफॉल का जो इंटेंसिटी होगा वो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉर्म पीरियड के अंदर जो है हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा जो एजम्पशन है वो ये कहता है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन नॉट गिव
रिलायबल रिजल्ट फॉर बेसिन एक्सीडिंग अबाउट 500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यदि कैचमेंट एरिया जो हमारा बेसिन होगा यदि 500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का होगा तो उसके लिए ये जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, उसके लिए ये थ्योरी जो है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। और यदि ये 2 स्क्वायर किलोमीटर से कम का एरिया है फिर भी ये थ्योरी जो है एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि ये थ्योरी जो है वैलिड है कब, जब कैचमेंट एरिया जो होगा हमारा 2 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा और 5000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा, तब जो है ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का थ्योरी है वो वैलिड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि टाइम इनवेरिएंस और लीनियर रिस्पांस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए आप लीनियर रिस्पांस एंड नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंस है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए टाइम इनवेरिएंस एंड लीनियर रिस्पांस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एस हाइड्रोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ, यानी कि एस हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एस हाइड्रोग्राफ के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, एस हाइड्रोग्राफ को हम लोग जो है एस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो एस कर्व इज ए हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस बाय कंटिन्यूअस रेनफॉल एट ए कांस्टेंट रेट फॉर ए इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑप्शन बी जो है लॉन्गर ड्यूरेशन फ्रॉम शॉर्टर ड्यूरेशन, ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड ये जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन से शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग ग्रोथ इज द अमाउंट ऑफ, है ना, मतलब जो क्रॉप का जो होता है पूरा ग्रोथ पीरियड के लिए जो कंजम्पटिव यूज होता है वो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरसेप्शन, ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड सबसे पहले हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवापोरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर एंटरिंग द प्लांट रूट इज यूज्ड इन building of plant tissue. This water finally passes into the atmosphere in the form of vapor from the leaves of the plant. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगेन उसके बाद जो है इवापोरेशन का मतलब ये होता है इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर फ्रॉम सॉइल एडजेसेंट टू द प्लांट पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। और ठीक है, इवापोरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो कंजम्पटिव यूज होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्शन के लिए, मतलब इंटरसेप्शन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस इवापोरेशन, यानी कि ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रिज्म स्टोरेज इन ए रिवर रिच ड्यूरिंग द पासेज ऑफ फ्लड वेव्स इज, ऑप्शन नंबर ए जो कहता है, ऑप्शन नंबर ए है कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी ए फंक्शन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन ऑफ इनफ्लो ओनली और ऑप्शन नंबर डी जो है फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लड वगैरह होता है, वेव्स होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मस्किंगम मेथड होता है। ठीक है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, रॉटिंग वगैरह जो होता है, हाइड्रोलॉजिकल रॉटिंग, उसके लिए। ठीक है, तो ये जो होता है 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है जो प्रिज्म स्टोरेज और दूसरा जो होता है वेज स्टोरेज। ठीक है, तो प्रिज्म स्टोरेज जो होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा आउटफ्लो डिस्चार्ज के लिए, ओनली आउटफ्लो डिस्चार्ज। और जो वेज होता है, ठीक है, वेज स्टोरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फ्रेंड, वो होता है इनफ्लो डिस्चार्ज ओनली। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रिज्म स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है, तो प्रिज्म स्टोरेज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फंक्शन ऑफ आउटफ्लो ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परचेड एक्यूफेयर इज फाउंड इन ए अनकन्फाइंड एक्यूफेयर, ऑप्शन नंबर बी द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर हेल्ड इन द परचेड एक्यूफेयर इज नोन एज परचेड वाटर टेबल, ऑप्शन नंबर सी परचेड एक्यूफेयर इज फॉर्म इन द अनकन्फाइंड एक्यूफेयर इफ एन इम्प्रीवियस लेयर एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 10 years फ्लड टू ओकर एट लीस्ट वंस इन द नेक्स्ट 4 year। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो होती है वो जो होती है आपको क्या 35%, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट। इसको कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो होगा P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/t। ठीक है, T का मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 तो इक्वल टू 0.1 यहाँ से आएगा वैल्यू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरिंग एट लीस्ट वंस, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस P के पावर n। ठीक है, यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 × 1 - P, प्रोबेबिलिटी जो है
कितना प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.1 निकल के आया, और जो हमको कितना मतलब 4 साल में n की वैल्यू 4, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आता है फ्रेंड वो आता है 34.39%। ठीक है, तो अप्रॉक्स यानी कि 35%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फ्लोकुलेटिंग एगेंस्ट इज एडेड टू द रॉ वाटर इन द ट्रीटमेंट प्लांट टू रिमूव द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोटिंग पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी डिजॉल्व केमिकल्स, ऑप्शन नंबर सी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, या ऑप्शन नंबर डी हेवी मेटल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए सेटलिंग पार्टिकल्स इन वाटर मीडियम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन गिवन बाय। ठीक है, हम कौन सी इक्वेशन की मदद से हम जो है सेटलिंग वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जो है कैलकुलेट करते हैं 3 फार्मूले से। ठीक है, वो एलन हेजन इक्वेशंस, दूसरा स्टोक्स, और तीसरा इक्वेशन जो होता है न्यूटन्स। यानी कि इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम जो है सेटलिंग वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कौन से फार्मूला कब यूज होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल एंड फ्लो कंडीशन। ठीक है, ये जो हम यूज करते हैं कि यानी कि एलन हेजन इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन और न्यूटन्स इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन कब वैलिड होगी? ठीक है, ये डिपेंड करता है आपको साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है और फ्लो कंडीशन क्या है। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ना ही साइज ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है ना ही फ्लो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे यदि जो है इसमें दिया रहता कि साइज ऑफ पार्टिकल्स दिया रहता तो इसमें से स्टोक्स इक्वेशन जो है वो सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मतलब स्टोक्स इक्वेशन था है लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल्स जब दिया रहता है तो यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो डार्की है नहीं, न्यूटन्स है नहीं, हॉफमैन इक्वेशंस इसके लिए है नहीं, तो इसमें से एक इक्वेशन होता है स्टोक्स इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो है साइज ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो या तो स्टोक्स इक्वेशन होगा या तो फिर एलन हेजन, स्टोक्स और न्यूटन्स होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि फ्लोइंग आर्टिशियन वेल आर एक्सपेक्टेड इन एरिया वेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द वाटर टेबल इज वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस, ऑप्शन नंबर बी द एक्विफर इज कन्फाइंड, ऑप्शन नंबर सी कहता है द एलिवेशन ऑफ द पीजोमेट्रिक हेड लाइन इज एबव द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन नंबर सी ये कहता है कि द रेनफॉल इज इंटेंस। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द वाटर टेबल इज वेरी क्लोज टू द लैंड सरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, standard E data solution is used to determine the option number A turbidity in water, option number B dissolved oxygen in water, option number C residual chlorine in water, option number D hardness in water। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 in which pollution zone of the river the dissolved oxygen reduced to 0। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ रिकवरी, सी जो है जोन ऑफ क्लीन वाटर, या डी कहता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। तो फ्रेंड इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। वहां पे क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन में रिच टू 0 लेवल। ठीक है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो वहां पे 0 लेवल तक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी का जो था वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हिच बैक्टीरिया रिजल्ट इन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए कि व्हिच बैक्टीरिया रिजल्ट इन द कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एम्बेडेड इन सॉइल। ठीक है, तो ई कॉइल बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी कॉइल बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी आयरन बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है? द टाइप ऑफ भाल्व व्हिच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूबवेल इज। ठीक है, कौन सा भाल्व हम लोग वहां पे सक्शन पाइप में यूज करते हैं? ठीक है, ट्यूबवेल के अंदर ए एयर रिलीफ भाल्व, ऑप्शन बी रिफ्लक्स भाल्व, ऑप्शन सी प्रेशर रिलीफ भाल्व, या फिर ऑप्शन डी जो होता है नन ऑफ दिस एबव। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है रिफ्लक्स भाल्व। रिफ्लक्स भाल्व को जो है और भी कई नामों से जाना जाता है, वो इसको हम चेक भाल्व भी बोलते हैं, इसको हम नन रिटर्न भाल्व भी बोलते हैं, इसको हम रिटेंशन भाल्व भी बोलते हैं, और इसको हम वन वे भाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब में से कोई भी भाल्व हो उसको हम रिफ्लक्स भाल्व बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लक्स भाल्व का ये सब और भी नाम है, चेक भाल्व, नन रिटर्न भाल्व, रिफ्लक्स भाल्व, रिटेंशन भाल्व, या फिर वन वे भाल्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द फिल्टर मटेरियल यूज इन कॉन्टेक्ट बेड इज, ऑप्शन नंबर ए सैंड, ऑप्शन नंबर बी स्टोन ब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेवल, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है फाइन सैंड। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि स्टोन ब्लास्ट। मतलब द फिल्टर मटेरियल यूज इन द कॉन्टैक्ट बेड इज ब्रोकन स्टोन कॉल्ड एज स्टोन ब्लास्ट। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द रूटीन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर इट्स फिजिकल कंपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी पार्टिकल साइज एनालिसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी एनर्जी वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनर्जी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स, जो है एक में दिया हुआ NOx, दो में पैन PAN, और 3 में CO2 और 4 में जो है CO। ठीक है, व्हिच ऑफ द एबव एयर पॉल्यूटेंट्स इज प्रेजेंट इन एन ऑटो एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, ऑटो एग्जॉस्ट गैस जो तो उस ये कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है वो प्रेजेंट होता है, मतलब 1 ओनली, या फिर 1 and 2, 2 and 3, या फिर डी ऑप्शन में है 1, 3 and 4। तो फ्रेंड 17 नंबर क्वेश्चन है उसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि 1, 3 and 4, यानी कि NOx भी प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट होता है और CO प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज टेक्स प्लेस कॉजिंग ए पंगेंट स्मेल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द पंगेंट स्मेल। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन मतलब सीवेज का जहाँ पे हम लोग करते हैं तो वहाँ पे एक पंगेंट स्मेल आता है, तो वो किस कारण से आता है, ऐसा स्मेल जो आता है किस कारण से आता है, CO2 के कारण, H2SO4 के कारण, या फिर HCl के कारण, या फिर H2S के कारण। तो फ्रेंड ये स्मेल जो होता है वो जो है H2S के कारण होता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, कलरलेस गैस होता है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑर्डर ऑफ रिटर्न एक्स की तरह। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज, इसको जो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका जो नाम है H2S का वो है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 18 का वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 19 देखिए आप, द मैक्सिमम BOD रिमूवल इफिशिएंसी ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉइंट इज। ठीक है, जो हम BOD रिमूव करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन पॉइंट का जो मेथड होता है उसकी मदद से, तो उसका एफिशिएंसी कितना होता है। तो फ्रेंड इसका एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 90 से लेके 95%। ठीक है, तो इसमें जो 95% है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 95% ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इट इज द बेरिंग कैपेसिटी कंपटीशन। ठीक है, द वाटर टेबल इफेक्ट में बी इग्नोर्ड व्हेन द वाटर टेबल लाइज। ठीक है, जब हम बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं सॉइल का, तो वाटर टेबल मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर टेबल इफेक्ट जो होता है उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एट द ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन नंबर बी एट द बेस ऑफ द फुटिंग, ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है विद इन द वेज जोन, और ऑप्शन नंबर डी जो है बिलो द वेज जोन। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिलो द वेज जोन। ठीक है, जब यहाँ पे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ जो वाटर टेबल का होता है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करता है, यानी कि द पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल at a depth less than the width of the foundation from the foundation bottom will reduce the bearing capacity of soil। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो था फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी जो था वो करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट इन ए सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल विथ सी जो है, सी की वैल्यू दे दिया है 15.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एंड जी की वैल्यू जो है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्रिटिकल डेप्थ जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि क्रिटिकल डेप्थ जो होता है, क्रिटिकल डेप्थ CD इक्वल, मतलब क्रिटिकल डेप्थ जो होगा वो क्या होता है, फार्मूला जो होता है 4C अपॉन गामा रूट अंडर के। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड ये गामा है, जी नहीं है, गामा की वैल्यू 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फार्मूले में जो 4C अपॉन गामा रूट अंडर के का मतलब होता है क्या, एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है, सी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 15.5। ठीक है, गामा की जगह पे 18 और के जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉइल जो हमारे पास है वो कोहेसिव है। ठीक है, तो कोहेसिव सॉइल जब होता है हमारे पास तो फाई की वैल्यू जो होता है फाई इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो के जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड उस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, किस फार्मूले में, 4C अपॉन गामा रूट अंडर के, इस फार्मूले में हम ये वैल्यू सारा पुट करेंगे तो हमको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकल के जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3.44 मीटर। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following method of solid waste management conserves energy most efficiently in the form of gas or oil। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंसिनरेशन विथ हीट रिकवरी, ऑप्शन बी कंबशन, ऑप्शन सी जो है फ्लूइडाइज मतलब बेड इंसिनरेशन, या फिर पैरोलिसिस, ऑप्शन डी जो है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पैरोलिसिस। ठीक है, पैरोलिसिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए मटेरियल एट एलिवेटेड टेम्परेचर in an inert atmosphere. It involves a change of chemical composition and is irreversible। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन अर्बन एयर पॉल्यूशन द मोस्ट पॉइजनस गैस इज सपोज टू बी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज हजार्डियस बिकॉज इट, ठीक है, जो अर्बन एयर पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग पॉइजनस गैस मानते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को मानते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना ज्यादा हजार्डियस है वो क्यों है? ठीक है, बिकॉज इट अफेक्ट आवर सेंस ऑफ स्मॉल, ऑप्शन बी इज क्राइजेनिक इन नेचर, ऑप्शन सी कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कॉज ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है फ्रेंड? यहाँ पे आप लोग देखिए कि इन ए सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल एट 5 मीटर डेप्थ विल बी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको? कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़े होंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर यू, यही होता था, ठीक है। तो हम टोटल जो निकालेंगे, टोटल चाहिए और पोर वाटर प्रेशर चाहिए, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डेंसिटी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और इफेक्टिव नॉर्मल जो डेप्थ है वो कितना है? 5 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सिग्मा, ठीक है, यानी कि टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू गामा डी, गामा डी एफ होता है, ठीक है। तो गामा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 22 इंटू डी एफ की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको कितना वैल्यू आ जाएगा? 110, ठीक है, 110 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से जब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? पोर वाटर प्रेशर यू की वैल्यू, यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू की जगह पे 9.81 इंटू एच डब्ल्यू की जगह पे 5, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद हम जब निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस तो माइनस कर देंगे मतलब 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में से जो है 49.05 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 16.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्लोज है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 25 इन ए अर्थ डैम क्रिटिकल कंडीशन फॉर व्हिच द स्टेबिलिटी हैज टू बी चेक्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन विथ और विदाउट पार्शियल पुल इज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डाउन स्ट्रीम स्लोप, ऑप्शन नंबर बी अप स्ट्रीम स्लोप, ऑप्शन नंबर सी बोथ अप स्ट्रीम स्लोप एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप, ऑप्शन नंबर डी नन, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्लोप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज 310 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 0.80 मीटर एंड जो गामा है, गामा इज 20, यहाँ पे जो है जी है फ्रेंड, लेकिन गामा की वैल्यू गामा इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 व्हाट विल बी द नेट सेफ बेरिंग प्रेशर, ठीक है। हमको पूछ रहा है, अल्टीमेट दे दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया हुआ है, यूनिट वेट दे दिया हुआ है, डेप्थ दे दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड कि नेट सेफ बेरिंग यानी कि QNS नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी इसका टू क्या हो जाता है? अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, ठीक है। जब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा निकल के वो आएगा 98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 98 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेजन गिव्स द सेम कंसेप्ट एज डेट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हाइट, ऑप्शन नंबर बी एवरेज शेयर स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 ये कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज 5 × 10 के पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर ए सर्टेन पोर फ्लूइड, ठीक है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक फ्लूइड है जिसका जो परमेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है 5 × 10 के पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। कोई एक ऐसा फ्लूइड है, ठीक है, जब उसका विस्कोसिटी जो है हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? विस्कोसिटी होता है, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? के मतलब परमेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है, 1/μ होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? K1/K2 इक्वल टू μ मतलब जो μ1/μ2, ठीक है।
लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10 के पावर -5, ठीक है। μ1 जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब μ1/2, ठीक है। मतलब μ2 जो होगा, सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा आपको μ2/μ1, ठीक है। तो यानी कि μ2 क्या किसके बराबर हो जाएगा, μ1/2 के बराबर, यानी कि हाफ होगा μ1 का, ठीक है। और μ1 की वैल्यू हमको पता है, मतलब यहाँ से तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ से K2 की वैल्यू हमको निकल जाएगा, K2 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 × 10 के पावर -5, ठीक है। तो 10 × 10 के पावर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है पिपिंग इन ए सॉइल ओकर्स व्हेन, पिपिंग जो होता है सॉइल के अंदर कब जो होता है, कब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स 0, ऑप्शन नंबर बी सडन चेंज ऑफ परमेबिलिटी टेक्स प्लेस, ऑप्शन नंबर सी द सॉइल इज फिस्योर्ड एंड क्रैक्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है द सॉइल इज हाईली पोरस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका द इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स 0 इज करेक्ट, यानी जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो 0 हो जाता है, तो क्या होता है, पिपिंग जो होता है वो वहां पे ओकर्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एन इनहार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, ठीक है, कॉपर एंड स्टील, ब्रास एंड निकेल, ब्रास एंड स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी निकेल एंड स्टील, ठीक है। तो फ्रेंड जो इनहार टेप्स होता है वो होता है किसका होता है, जो होता है एलॉय होता है किसका होता है, निकेल प्लस निकेल और स्टील का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड निकेल का जो परसेंटेज होता है 36% होता है, और जो स्टील का परसेंटेज होता है 64% होता है, तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय 2 थियोडोलाइट मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर कर्व सेटिंग, ऑप्शन नंबर बी टेक्योमेट्रिक सर्वे, ऑप्शन नंबर सी जियोडेटिक सर्वे, या फिर ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्कुलर कर्व सेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि ए फुली सैचुरेटेड क्ले स्पेसिमेन इन ए consolidometer was subjected to a loading of 200 kilonewton per meter square. After a period of time, it was found that the average pore pressure in the specimen was 17 kilonewton per meter square. The percentage of consolidation reached by then was, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 70%, ऑप्शन नंबर 2 जो है 65%, ऑप्शन नंबर सी 35%, ऑप्शन नंबर डी जो है 29%। तो फ्रेंड ये जो होगा कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस कितना 17, ठीक है, 200 माइनस का 17 अपॉन कितना 200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमको निकल के आएगा 65%, ठीक है, 65%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट डील्स विथ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ, ठीक है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी सिस्टमेटिक एरर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए, ए समिट कर्व इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट एंड 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर, द लेंथ ऑफ समिट कर्व नीडेड विल बी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले एक एजम्पशन लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे मान के चलते हैं यदि उस जो हमने एजम्पशन लेते हैं एजम्पशन, ठीक है, यदि उसको वो सेटिस्फाई कर देगा जो हमने मतलब यहाँ पे मान के चला है, तो फिर हमारा आंसर जो होगा करेक्ट होगा, नहीं तो फिर जो है हमारा आंसर जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरा मेथड जो हम लोग उससे, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि लेंथ ऑफ समिट कर्व जो एल होगा वो होगा ग्रेटर देन जो होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि एस डी, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व का, वो करते हैं एल इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4 यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 3, यानी कि अप ग्रेडियंट है तो प्लस का 3 माइनस, और ये डाउन ग्रेडियंट कितना है 5%, तो डाउन है तो माइनस का 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है, 8% हो जाएगा। एस की वैल्यू जो 128 दिया हुआ था, ठीक है, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा, यानी कि इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4, ठीक है, इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, और इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 297.98 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 298 ये जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑक्युपाइड बाय द प्लेन टेबल इज कॉल्ड एज,
ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन, ऑप्शन नंबर बी 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी ट्रैवर्सिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी रिसेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिसेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो है क्वेश्चन बहुत ही मतलब यहाँ पे जो है कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कह रहा है डिजाइन स्पीड, तो डिजाइन स्पीड के केस में जो हो जाता है सुपर एलिवेशन जो होता है E = v² अपन 225 R हो जाता है, 225 R हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक और चीज मेंशन करके रखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो इस केस में जो हो जाता है इक्विलिब्रियम जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो सुपर एलिवेशन के लिए फॉर्मूला होता था ना E + F = v² / 127 R। ठीक है, यही फॉर्मूला होता था। यदि हम डिजाइन स्पीड के लिए करते थे तो यहाँ पे हो जाता 225 R। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते थे 75% मान के चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो F जो हमारा यानी कि लेटरल फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो E इक्विलिब्रियम = हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ, E इक्विलिब्रियम = हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, v² / 127 R। ठीक है, तो v² यानी कि स्पीड 40 का स्क्वायर अपन 127 इंटू जो R की वैल्यू 200 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आ जाता है हमारा कितना 6.3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या करता है, ए ट्रैक बार इज यूज्ड फॉर। ठीक है, ट्रैक बार इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ट्रैक बार जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इंटरलॉकिंग पॉइंट एंड सिग्नल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट होता है उसको हम लोग सर्विसिंग या मतलब जब भी वो लैंडिंग होता है तो उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर्विसिंग पर्पज से जो है हम लोग कहाँ पे मतलब कौन सी जगह का यूज करते हैं इसमें से। ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्लेन का रिपेयर या फिर सर्विसिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एप्रन, ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी हैंगर या फिर ऑप्शन नंबर डी होल्डिंग एप्रन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हैंगर वो करेक्ट है, यानी कि हैंगर जो है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट का रिपेयरिंग और सर्विसिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 ये कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं द डोवेल बार आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट टू। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि द डोवेल बार आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट टू। ठीक है, तो डोवेल बार जो होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए पेमेंट है। ठीक है, ये पेमेंट सेक्शन 1 और यहाँ पे सेक्शन 2 है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सपांसन जॉइंट यहाँ पे जो होता है, ये जो होता है हमारा एक्सपांसन जॉइंट इसको बोलते हैं, जो ये गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डोवेल बार। जो ये आपका बार है, ये बार जो है इसको हम लोग डोवेल बार, यहाँ पे आप देखिएगा एक कैप लगा रहता है, यहाँ पे भी एक कैप लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो इसका गैपिंग जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं, ये गैप जो होता है 2.5 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोवेल बार। तो डोवेल बार जो होता है रिजिड पेमेंट में किस पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू प्रिवेंट वार्पिंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू नेक्स्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू नेक्स्ट। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व इन ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, ऑप्शन नंबर 2 जो होता है बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस, ऑप्शन नंबर सी रिजिड पेमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है रिजिड ओवरले ओवर फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट सरफेस, यानी कि पहले जो हम लोग जो है सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट बना लेते हैं, उसके ऊपर जो है एक लेयर बिटुमिनस का जो है डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि द अरेंजमेंट मेड व्हेन लेफ्ट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेस द राइट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक। ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड रेल होगा वो यदि क्रॉस करेगा किसी जो है राइट हैंड रेल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, उस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 ये कहता है द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड इट्स डिग्री ऑफ कर्वेचर डी इज गिवन। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर और डिग्री ऑफ कर्वेचर डी, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो हमारा चेन का लेंथ होता है। ठीक है, चेन का लेंथ मतलब 30 डिग्री का है या फिर कौन सा चेन हम लोग सर्वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं या फिर 20 मीटर का, या और जो भी करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड आपको बता दूं, यदि हम 30 मीटर का चेन यूज करते हैं तो उसके लिए हो जाता है 1720/d। ठीक है, जो रिलेशन होता है। ठीक है, 1720/d जो आपका कर्वेचर और
जो डिग्री ऑफ कर्व का जो रिलेशन होता है 30 डिग्री के लिए, जब हम लोग 20 डिग्री का चेन यूज करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1120/d। ठीक है, तो फ्रेंड इनमें से दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि 30 डिग्री या 20 डिग्री दिया रहता है तो ये हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि यदि 30 डिग्री रहता तो 1720/d और 20 मीटर चेन के लिए जो होता है 1120/d होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, द मूवेबल टेपर्ड एंड ऑफ द टंग रेल इज नोन एज। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, स्ट्रेचर बार, ऑप्शन बी हील ऑफ स्विच, ऑप्शन सी टो ऑफ स्विच, या फिर ऑप्शन नंबर डी थ्रो ऑफ स्विच। तो फ्रेंड उसको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं टो ऑफ स्विच, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल टिम्बर इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन टू दैट इन ट्रावर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है, लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन लेटरल जो होता है वो होता है 1 से लेके 2 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है फ्रेंड कि व्हाट ट्रीटमेंट इज एडॉप्टेड फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंस हो जाए उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं टिम्बर को? ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं? ऑप्शन नंबर ए एबले प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी जो है ASCU ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर सी टेयरिंग ट्रीटमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग फ्रेंड जो ट्रीटमेंट देते हैं वो देते हैं एबली प्रोसेस। ठीक है, एबले प्रोसेस जो होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर को जो है फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक क्रीम मिल्क पेस्ट ऑफ स्टेक फैट लाइम इज अप्लाई, मतलब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि जो होता है सिलिकेट ऑफ सोडा का जो होता है वो पेस्ट जो होता है हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। मतलब इन दिस प्रोसेस द टिम्बर सरफेस इज क्लीन्ड एंड इज कोटेड विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट। ठीक है, जो सोडियम सिलिकेट का जो सॉल्यूशन होता है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, ए क्रीम मिल्क पेस्ट ऑफ स्टेक फैट लाइम इज देन अप्लाइड एंड फाइनली ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडा इज अप्लाइड ऑन सरफेस। ठीक है, जब हम ये कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये फायर रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिवलेंट IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज टू बी रिकॉर्ड एट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। ठीक है, किस मॉइस्चर कंटेंट पे होता है? ऑप्शन नंबर ए 12%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 5% और ऑप्शन नंबर डी जो है 8%। तो फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर जो ए है 12% वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू IS 399/1963 द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट 20 डिग्री मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 क्या करता है, द डिजीजेज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट सबमर्जेंस अंडर वाटर, ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दिस। फ्रेंड ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, इस कारण से जो होता है वो जो टिम्बर वगैरह होता है उसके कारण से ये चीज़ें फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जो ड्राई रूट्स वगैरह होते हैं ये फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, ए किंग क्लोजर इज ए, ऑप्शन नंबर ए फुल ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी 3/4 ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी क्रॉसवाइज हाफ ब्रिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 3/4 ब्रिक। ठीक है, 3/4 ब्रिक जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, किंग क्लोजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 49। ठीक है, 49 क्या कहता है, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसोनरी द नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक नीडेड इज। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर हमको यदि ब्रिक वर्क करना हो या मैसोनरी वर्क या फिर ब्रिक वर्क उसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमको कितना नंबर ऑफ ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक जो होता है वो कितना होता है, 200 mm इंटू 20 mm, नहीं 100 mm इंटू 100 mm, यानी कि 200 mm इंटू 100 mm इंटू 100 mm का जो होता है साइज होता है ब्रिक का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में यदि कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड, 1 मीटर क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से हमको जो ये मीटर क्यूब है ये mm क्यूब है, इसको हम लोग क्या mm में बदल देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 500, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर जो है 1 क्यूबिक मीटर जो है हमको वर्क करने के लिए, मैसोनरी वर्क करने के लिए हमको 500 ब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक जो होगा अकॉर्डिंग टू IS उसका कम से कम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कितना होना चाहिए यदि फर्स्ट क्लास का वो ब्रिक है तो फ्रेंड वो जो है अकॉर्डिंग टू IS कोड जो है 10 Nm/mm² होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, वो जो IS कोड है वो है IS 3495 पार्ट 1 1992। ठीक है, इसके अनुसार जो है 10 Nm/mm² होना चाहिए। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि पार्ट 1 के अंदर है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
51 से लेकर 100 तक। तो फ्रेंड आई होप आपके लिए ये लेक्चर जो है यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का कुछ पैटर्न जो है ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसी बेस पे मतलब कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये जितने सारे हमने कंसेप्ट यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है जल्द ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेंस का एग्जाम होने वाला है जो कि नवंबर में होने वाला है, ठीक है, तो मेंस के एग्जाम जो होने वाला है तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसमें हम लोगों को टाइम बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी अभी अगस्त खत्म हो चुके हैं, सितंबर अक्टूबर हम लोगों को टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर इतना सारा सिलेबस कवर करना सेल्फ स्टडी से बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है। ठीक है, तो इसी को आसान बनाने के लिए हम लोग जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स यदि अच्छा रहा, ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग जल्द ही एक कंप्लीट कोर्स जो कि कन्वेंशनल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग करवाएंगे यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से रिलेटेड हर वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।